नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपका अपने YouTube चैनल रूल 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11800 सीरीज का नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसका एक अंतिम पड़ाव यानी टाइप 7 को आज हम कंप्लीट करेंगे। जो क्लास नंबर 10 है, आज की जो क्लास नंबर क्या है, क्लास 10 है, और जिसमें हम करेंगे आपके टाइप 7 का ऑल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। 18 क्वेश्चन कितने हैं? 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो बेटा एक बार कंटेंट देख लें, समझ में आता मजा आता है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में ऐसी ही क्लास रेगुलर पाने के लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो क्लास है आपकी शाम को 8 बजे पर डे चलती है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी और बेहतरीन समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके या आप इंस्टाग्राम आईडी पे या आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसको हमें बता सकते हो। जो भी डाउट या सजेशन जो भी कुछ हो, आपको सुझाव हो, शिकायत हो, जो भी कुछ हो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, जिससे आगे और अगर आपकी सुझाव शिकायत जो भी होंगे तो आगे से इसमें सुधार और अच्छा किया जा सकेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इस वाले टाइप में तो वो अगर मेन मोटो देखें टाइप 7 में ऐसा कोई भी एक स्पेशल क्वेश्चन नहीं है कि किसी भी एक कंसेप्ट का क्वेश्चन हो। टाइप 7 में जो हमने टाइप 1 2 3 4 5 6 तक हमने टाइप किए थे, 1 से लेकर 6 तक, तो उनका सबका मिक्सअप सा दे रखा है। ठीक है, यानी अगर एचडी यादव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें विविध टाइप है। विविध का मतलब है, इसका क्या है, विविध है ये। ठीक है ठीक है, और जो भी साथी अगर हमारे एचडी यादव बुक को कर रहे हैं तो वो बेटा उसके जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी उसको बनी हुई है, और वो उसको वहां से कर सकते हैं जो एच यादव कर रहे हैं। बेटा जो करंट लगा रहे हैं तो करंट लगाते रहेंगे। ठीक है, क्लास चली रही है आपकी। तो देखो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का टाइप 7 में। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी संख्या को 0.7 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभिक संख्या थी। यानी आपसे बोला गया, तो क्वेश्चन इतना तगड़ा है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा रहने वाला है, बहुत ज्यादा छोटा रहने वाला है। और ये ना हमारे जो पिछला जो हमारे जो मास्टरमाइंड यानी जो रामबाण तरीका है ना, उसी से निकलेगा। कि जैसे बोला कि उसने किसी बच्चे से बोला गया कि बेटा किसी संख्या को 0.72 से गुणा कर दो, लेकिन उसने क्या किया, 72 से गुणा कर दिया, उसने सॉरी 7.2 से गुणा कर दिया। अब उसका जो अंतर है, कितना है, 2592 आया, यानी 2500 अधिक आया, यानी 0.72 से गुणा करने के लिए बोला गया, उसने 7.2 से गुणा कर दिया, 7.2 से गुणा कर दिया। अब देखो इससे कोई भी संख्या गुणा करेंगे, उसी संख्या का इससे गुणा करेंगे तो देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो आंसर भी क्या होगा, इसका ज्यादा आएगा इसका कम आएगा। लेकिन उसने क्या बोला, अंतर जो है कितना है, वो 2592। तो कैसे करेंगे बेटा, जब 0.72 और 7.2 का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ये जो है 7.2 इससे कितना अधिक है, तो वो सबसे पहले पता करेंगे 7.2 0.72 से कितना अधिक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अधिक बोला ना, तो अधिक से कंपेरिजन करा देंगे, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 ले लो तो 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 1 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 6 बचा तो 6.48। तो जब 6.48 है तो हमारा जो अंतर है वो कितना, 2592 है। कहने का मतलब यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 6.48 है, तो रियलिटी में अंतर कितना, 2592 है। ठीक है, जब हमारी संख्या कोई एक होगी, कोई भी एक होगी, तो उसका जो रियल संख्या हमारी कोई भी एक होगी, तो मतलब वैसे हमने कोई एक मानी तो उसका रियल संख्या क्या होगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 2592 इंटू 1 अपॉन में 6.48। समझ में आई बात? यानी कोई भी, हम देखो पॉइंटों में चलाने वाला, हमने कोई पॉइंटों में पूरी एक संख्या ले ली, तो वो संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया बेटा, पॉइंट का 2 नंबर तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, ये जाएगा किससे, 6 चौक 24, 8 चौक 32। ठीक है, ये क्या आपका 4 से चला जाएगा, 4 और 4 इंटू 100 करोगे तो 400। वो जो संख्या है, मूल संख्या क्या आएगी आपकी, जो आरंभिक संख्या क्या थी वो 400 थी। ठीक है, आरंभिक संख्या क्या थी, वो 400 थी। ठीक है भाई, बात इतनी समझ आई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। बोला गया है कि देखो 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर
क्या होनी चाहिए, 7.2 होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये क्या है, औसत वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये संख्या पद्धति में दे दिया है। देखो भाई, ठीक है, यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितनी रनों की दर जरूरी होगी, ये बताना आपको। ठीक है, बोला कि पहले जो है हमारे 20 ओवर थे, ठीक है, 20 ओवर थे, 20 ओवर है ना, उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की औसत दर कितनी है, 7.2 है। कितनी, 7.2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल रन कितने चाहिए, तो 20 ओवर है और रन रेट क्या है, 7.2, तो टोटल रन बेटा कितने बनने चाहिए, देखो करो, सो 0 का 0 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ये बेटा औसत वाला फॉर्मूला, तो कितना 144 हो गया ना। अब उसने 15 ओवर तक रन रेट कितना रहा, 6 रहा, तो उसको टोटल रन कितने बने, 15 6 90 90 बने। ठीक है भाई, अब से घटा दो, कितने रन की जरूरत होगी बेटा, 144 रन बनाने, 90 बन चुके हैं, तो कितने और बनाने होंगे उसे, भाई घटा दो, से 4 में से 0 गया 4 और 14 से हो गया 5, यानी 54 रन बनाने, कितने ओवर में, 5 ओवर में बनाने, 5 ओवर में 54 रन बनाने। तो औसत रन रेट क्या रहेगा, रन रेट क्या रहने वाला है, तो देखो 54/5 कर दो तो रन रेट निकल के आ जाएगा। तो 5 एकम 5 भागना यानी 0.40 हो गया, 5 8 40। ठीक है, 10.8 का रन रेट रहने वाला है, 10.8 का रन रेट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे कि एक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, ये तो ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। यानी कोई आपके पास, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो उसका 1 मीटर वाली छड़ी होती है ना, वो जैसे ऐसे कपड़ा ऐसे लपेट के फिर नापता है, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ऐसे नापता है। तो उसमें उसकी जो उसका जो मीटर है, जो स्टिक है, उसकी जो लकड़ी है, वो क्या 1 सेंटीमीटर कम है। उसने उस लकड़ी से 100 मीटर नाप दिया, 100 मीटर नाप दिया, अपने उस पैमाने से 100 मीटर नाप दिया, तो उसकी वास्तविक जो कपड़े की जो लंबाई है वो कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन उसको क्या एक कम है, 1 सेंटीमीटर कम है, तो उसके जो स्टिक की जो लंबाई है वो कितनी, 99 सेंटीमीटर है। 99 सेंटीमीटर, उसने क्या 100 मीटर मापा है, तो 100 मीटर वास्तविक कपड़े की लंबाई कितनी होगी, तो इंटू 100 बार नापा है, तो इंटू 100 कर दो से, तो 9900 सेंटीमीटर। अगर आपको उसमें पूछता, मीटर में पूछता, तब क्या कर देते, इसमें 1000 का भाग कर दोगे, अगर मीटर में पूछे तो 9.9 मीटर होगा, पूरा 10 मीटर नहीं होगा। ठीक है भाई, क्यों 9.9 मीटर क्यों, 9900, ठीक है, सॉरी 100 का भाग जाएगा ना, तो 99 मीटर होगा, ये क्या होगा, 99 मीटर होगा, 99 मीटर। ठीक है भाई, 100 का भाग दोगे ना, एक मतलब मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 का भाग दोगे तो 99, यानी 1 मीटर की वो बचत कर रहा है वो 100 मीटर बेचने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 9900 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि वो संख्या x बराबर कितना है, ये दे रखा है 1.242424 को x बराबर p/q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है जिनका समापवर्तक नहीं है, तो p + q का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार है और बहुत ही इजी है। आप इसको देखो लैंग्वेज में उलझो मत, ठीक है, देखो हमें दिख क्या रहा है, जो दिख रहा है उसे ही पकड़ लो। क्या बोला कि x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 1.2424 अनंत है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1.24 पे बार, यानी 24 जो बारंबार आ रहा है तो इसलिए हम 24 पे लगा देंगे बार। ठीक है, अब इसको भी हम क्या ले सकते हैं, देखो 1, इसको हम क्या ले सकते हैं 1 और पॉइंट क्या लगा दो प्लस, और 24/24 देखो बार दो संख्या कितनी 2 है, तो यहाँ 2 पद आएंगे, लेकिन बार कितने पे है 2 पे है, तो क्या 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, ये बार वाला मैं कंसेप्ट आपको सिखा चुका हूं पहले। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, काटो इस भाई से, ठीक है भाई, अब इसको काटेंगे 3 8 24 और 33 99। ठीक है, अब इसको हम पूरा क्या लिखेंगे, ये क्या होगी भिन्न हमारी क्या बन गई 1 + के 8/33। अब इसको हम क्या लिखेंगे 33 एकम 33 और 8 41, 41/33 हो गया हमारा। तो उसने क्या बोला p/q में, p/q की फॉर्म में, तो बेटा p/q की फॉर्म में क्या निकला, p/q की फॉर्म में क्या निकला आपका 41/31 निकला। और इनका क्या बोला है समापवर्तक नहीं, जिनका समापवर्तक नहीं है, यानी इनका समापवर्तक का मतलब क्या होता है, जैसे बोला जाए अगर सिर्फ जो मासा बोला गया कि
इनका एक मासा क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक के अलावा कोई और मासा नहीं है, इसने ये बोला है। इसके इस लाइन का मतलब ये होता है कि जिन दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का मासा एक के अलावा कोई और ना हो तो उन्हें बोला जाता है जिनका समापवर्तक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इनका जो मासा वो एक निकलेगा, एक को मानेंगे नहीं। ठीक है, तो P अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई। P अपॉन क्यू देखो, P की वैल्यू कितनी 41 है, Q की वैल्यू 31 है। तो उसने बोला P प्लस क्यू, P प्लस क्यू कितना हो जाएगा? देखो एक और एक 2 हो गया हमारा, और 4 और 3 7 हो गया, 72 हो गया। तो 72 कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, 72 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा ना ये धुंधला सा दिख रहा है आज। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखने में तो छोटा लग रहा है, बड़ा करना पड़ेगा इसे। देखो भाई, और बड़ा करने से बड़ा क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि साफ नहीं दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है धुंधला दिख रहा है, या फिर आपको कोई कहीं कटिंग वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो बेटा उस क्वेश्चन को आप किताब में मैच कर लिया करो। कोशिश मैं करता हूँ क्वेश्चन आपको पूरा दिखे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के जो आधा भाग किसी दूसरे पोर्शन होता है, आधा भाग दूसरे पोर्शन होता है, उसे ऐड करके सारा कुछ मैं क्लियर करता हूँ। फिर भी आपको लगे कहीं मिसिंग हो रही है तो बेटा इसको एक बार ना किताब में मिला लिया करो। कुछ बच्चे क्या डायरेक्ट कमेंट करते थे, सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा, क्वेश्चन छोटा था, है ना। बेटा छोटा तो अच्छी बात है, बेटा क्वेश्चन छोटा तो अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आगे क्वेश्चन बोला गया है कि तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पर खर्च किया। उसके बाद आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया और वेतन का 1/4 भाग बचत पर लगा दिया। अगर 1800 रुपए उसने अपने बटुए में छोड़ दिए तो बताइए उसने आवास और बचत पर कितना व्यय किया। तो देखो इस सवाल बहुत अच्छा है। और देखो उसका जो वेतन का उसने दोस्तों पर कितना खर्च किया, देखेंगे दोस्तों पर कितना किया, दोस्तों पर किया उसने 1/5 अपने वेतन का। ठीक है, आवास पर कितना किया, आवास पर किया उसने 1/10 अपने वेतन का 1/10 किया है। और वेतन का 1/4 भाग बचत पर, यानी बचत पर कितना किया, बचत पर किया उसने 1/4। ठीक है, बचत पर 1/4 किया। अब उसके बाद जो उसके जो बटुए में कितने रुपए हैं, बटुए में 1800 रुपए हैं, 1800 रुपए हैं। ठीक है भाई, अब मैं देखूंगा कि अब इन तीनों को जोड़कर मैं इनका फ्रैक्शन निकाल के इसको पता कर सकता हूं। तो क्या करूंगा इसको देखो करने के लिए, जैसे हम क्या करेंगे, इसको 1/5 प्लस के 1/10 प्लस 1/4 इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, तो पहले सभी खर्चे जोड़ लो, फिर मतलब उसको कंपैरिजन करो, आंसर निकल आएगा। तो 5, 10 और 4 का एलसीएम कितना 20 आएगा। 5 चौक 20, 4 एकम 4 आसानी से कर सकते हो। 10 दूनी 20, 2 एकम 2 ये हो गया, और 4 पंजे 20, 4 5 एकम 5, यानी 5 और 2 7 और 4 9, 9/20 क्या उसने खर्च किया है। खर्च कितना किया है, 9/20 किया है। अब उसको बचेगा कितना, जब 9/20 खर्च किया है तो बचेगा आपका 11/20, 11/20 बचेगा, 11/20 बचेगा, है ना भाई। 9/20 खर्च हुआ तो 11/20 बचेगा। जब 11/20 की वैल्यू कितनी 1800 है, कितनी 1800 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, है ना, पूरे वेतन की वैल्यू कितनी होगी, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, यानी 1800 इंटू 1/11। अब ये 20 जो इसके नीचे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 20 हो गया। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है क्या, गड़बड़ी हो रही है क्या, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, एक बार यहाँ से देखना। 20 हो गया, 4 पंजे 20, 4 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 4 पंजे 20। ठीक है, 5 7 5 तो 7 तो 11, बेटा ये 11 आएगा। 11/20 उसने खर्च किया है, 11 से 20 उसने खर्च किया, तो बेटा कितना बचेगा, 9/20 बचेगा, 9/20 बचेगा। तो जब 9/20 बचेगा तो 9/20 हमारा कितना 1800, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो 1800 इंटू, और इसको काटोगे 20 तो ऊपर ही रहेगा, और ये 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 नीचे आ गया, बस ये कंफ्यूजन था। तो 9 दूनी 18 यानी 200 हो गया, 200 इंटू 20 करोगे तो 200 इंटू 20 2 दूनी 4 और 4000, 4000 में उसकी कुल क्या, कुल उसकी आय है 4000, क्या उसकी आय है 4000 उसकी आय है। एक तो तरीका ये है। ठीक है, मैं इसका पूरा बेसिक बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट भी बता दूंगा। ठीक है, इसका क्या बोला उसने, जो है उसने क्या पूछा, उसने तो बताइए उसने आवास और बचत पर कितना खर्च किया है, आवास और बचत पर उसने कितना खर्च किया है। तो हम बताएंगे कि देखो 1/4 और प्लस के 1/10 का एलसीएम कितना होगा बेटा 20 होगा, और 4 पंजे 20 और प्लस के 10 दूनी 20 ये हो गया, यानी 7/20 क्या गया उसने खर्च किया अपने वेतन का।
तो इनटू आप इस पर 4000 लगा दो, 4000 लगा दो, तो 20 से काटेंगे इसको 20 बार 200 बार, और 7 दूनी 14, 1400 रुपए। उसने जो उस पे आवास पर और बचत पर कितना खर्च किया, 1400 किया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका देखोगे तो शॉर्ट तरीका क्या देखोगे, यहां से देख सकते हो कि यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यहां तक तो करना ही पड़ेगा। जैसे 11/20 लेके आओगे तो बचत कितनी हुई, 9/20 हो गई। 9/20 हमारी, फिर देखो 9/20 यहां से कर लेंगे और फिर इसको ले लेंगे, यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, ठीक है, आवास बचत को, तो 7/20 आएगा, 7/20, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, 9/20, 9/20 क्या है आपका 1800 है, 9/20 क्या है 1800 है। तो 7/20 की वैल्यू कितनी, 7/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 18 है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 9 और ये 20 बन जाएगा ऊपर 20, ठीक है भाई। तो 20 से 20 खत्म हुआ, 9 से काटा इसको 2 बार, 200 हो गया, और 7 दूनी 14, 1400 हो गया। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मुझे तो सीधा सीधा यहीं तक जैसे सीधा सीधा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या गड़बड़ झोलम झोल कुछ ज्यादा लग रही है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में देखो क्या बोला है, अरे कितना बड़ा हो गया ये। 7 में बोला गया कि अंडे की एक टोकरी में, अंडे की टोकरी मतलब अंडे की टोकरी आ चुकी है बेटा, अंडे की टोकरी, ठीक है। थोड़ा इसको हटा दें फिर इसको समझेंगे। बोला गया है कि अंडे की टोकरी में हर 25 अंडे में से एक अंडा सड़ा है, एक सड़ा अंडा है, यानी आप 25 अंडे काउंट कर रहे हो तो उसमें एक अंडा सड़ा हुआ निकल रहा है, ठीक है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, यानी अगर आपके 8 अंडे सड़े हुए हैं उसमें से 5 अंडे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, यानी 8 में से 5 तो बिल्कुल यूजेबल नहीं है, 3 अंडे किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं, वो किसी जानवर को दे दे, कुत्ते बिल्ली बंदर या किसी को भी XYZ किसी को दे सकता है 3 अंडे। तो 5 अंडे ऐसे जो बिल्कुल भी वो फेंक नहीं पड़ेंगे, वो किसी भी यूज में नहीं आ सकते, या किसी भी डिश में, या कोई भी XYZ कुछ में नहीं आ सकते, ठीक है। और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे, यानी 10 अंडे ऐसे हैं जो बिल्कुल व्यर्थ में फेंकने हैं। तो टोकरी में अंडों की संख्या गणना कीजिए, ठीक है, ये बताना है। देखो अब एक चीज बताओ कि जब 5 अंडे व्यर्थ हैं तो अंडे कितने हैं, 8 हैं। समझना बात को, मैंने क्या बताया आपको कि हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा निकल रहा है, और उन सड़े अंडों को अगर इकट्ठा करता हूं, 8 सड़े अंडे इकट्ठे कर लेता हूं, तो उनमें 5 अंडे बिल्कुल व्यर्थ हैं, यानी फेंकने वाले अंडे हैं, ठीक है, फेंकने वाले अंडे हैं। और फेंकने वाले अंडे, तो अब क्या करेंगे, फेंकने वाले तो ऐसे बोला उसमें 10 अंडे फेंके जाएंगे टोकरी में से पूरे। तो जब 5 अंडे फेंके जा रहे हैं तो अंडों की संख्या कितनी, 8 है। जब 10 अंडे फेंके जा रहे हैं तो उन सड़े हुए अंडों की संख्या, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 दूनी, देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो गया। अब देखो 16 अंडे सड़े निकल रहे हैं, 25 में 25 जब काउंट करते हो तो एक सड़ा अंडा निकलता है, तो 25 पे एक, मतलब एक सड़े अंडे पे अंडों की संख्या कितनी है, 25 है, यानी एक सड़े अंडे पर अंडों की संख्या कितनी है, 25 है। तो जब 16 सड़े अंडे हैं तो 16 सड़े अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 इसका 25 इंटू 16 कर दो, 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, यानी 400। उस टोकरी में 400 अंडे हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। ये मैंने आपको टाइप मतलब उसमें कराया था, मैंने टाइप 6 में कराया था मैंने, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। कि बोला गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतनी ही अधिक है जितनी 95 से कम है। ऐसा अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए तो इन दोनों संख्या को जोड़ दो और उनका बटे 2 कर दो, ठीक है। तो 49 प्लस के 95 अपॉन में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, 5 और 9 14, हासिल लगी 1, और 9 और 4 13, 1 14, यानी 144 हो गया। अपन 2 करोगे तो कितना, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 72, वो संख्या कितनी है, 72 है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गुणनफल 5 7 8 6 इंटू 5 7 8 4 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटा अंक क्या है जो इसे जोड़कर इसमें जोड़ा जाना चाहिए। यानी बोला गया है कि 5 7 8 6 इंटू 5 7 8 4 में इसके गुणनफल में मैं क्या जोड़ूं कि एक संख्या क्या पूर्ण वर्ग बन जाए, सबसे छोटी संख्या जोड़नी है, ठीक है। तो बेटा या तो एक तरीका है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो
फिर उसके साथ उसको वर्ग के साथ कंपेरिजन करो कि कौन सी संख्या के पूर्ण वर्ग के नजदीक है, फिर उसके साथ इसे जोड़ दो। बहुत लंबा पॉइंट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा लॉजिकली देखता हूं कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौक 24, यानी 24 हो गया। और तो इकाई अंक मुझे क्या मिला, इकाई अंक मुझे क्या मिलेगा, इकाई अंक की अगर मैं बात करूं तो इकाई अंक मिलेगा मुझे कितना, 4 मिलेगा। इकाई अंक क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। आपको पता होगा कि वर्ग के इकाई अंक में कौन कौन से अंक आते हैं, तो वर्ग के जो इकाई अंक है, वर्ग के दिख रहा है ना, वर्ग के इकाई अंक कौन कौन से रहते हैं, देखो बेटा 0 रहता है, ठीक है, 1 रहता है, 2, क्या 2 आएगा आपका इसमें, 2 नहीं आएगा, क्योंकि देखो किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, और 0 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन 0 क्या नहीं, डबल होनी चाहिए, ठीक है, कोई सिंगल 0 नहीं आएगी। अब देखो क्या बोला है कि मुझे 4 इकाई अंक क्या 4 है, मुझे पूर्ण वर्ग बनाना और सबसे छोटी संख्या जोड़नी है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या जोड़नी है। अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो 0 का तो 4 प्लस 0 करूंगा, 4 प्लस 0 करूंगा तो 0 4 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या 4 प्लस 1 बराबर 5 बनना है, ठीक है। अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 4 प्लस, देखो अभी मैं सारा वेरीफाई करा रहा हूं, ठीक है, 4 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि इकाई अंक 8 नहीं आता, तो ये 4 नहीं है, ठीक है। इसको 5 जोड़ता हूं तो 4 प्लस 5, यानी इकाई अंक यही चल रहा है, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 हो गया, 9 बन सकता है, ठीक है, ये बन जाएगा। 6 जोड़ता हूं तो 4 प्लस के 6 बराबर कितना, 10 हो गया, तो सिंगल 0 तो 6 नहीं लगेगा, ठीक है। 9 जोड़ता हूं तो 4 प्लस के 9 बराबर कितना हो गया, 13 हो गया, तो इकाई अंक 3 आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा। अब बेटा मेरे पास संख्या 2 बची है कि या तो एक ये 0 हट जाएगी हमारी ना, या तो 1 जोड़ना है या 5 जोड़ना है। अब दोनों को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनने का संकेत मिल रहा है, लेकिन उसने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इन दोनों छोटी संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे 1 है, क्या है, 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बोला है कि एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे, ठीक है। अब उसमें प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दोगुना चॉकलेट प्राप्त करता है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या की गणना करें। यानी बोला गया कि आपको 1800 चॉकलेट बांटनी है, 1800 चॉकलेट बांटनी है, और एक छात्र को 2 चॉकलेट मिल रही है, और एक छात्र को दो चॉकलेट मिल रही है, तो यानी बोला प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दोगुना प्राप्त करता है। यानी अगर बेटा एक छात्र को 2 चॉकलेट मिल रही है ना, 2 को 4 मिल रही है, अगर मैं सिंपल एक बच्चे को 1 चॉकलेट बांटू तो क्या करूंगा, इसको 2 आधा करना पड़ेगा ना, आधा करना पड़ेगा, तो 900। अब 900 चॉकलेट बट रही है, इसमें उतने ही बच्चे हैं और उतनी ही चॉकलेट मिल रही है। यानी कहने का मतलब, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो सबको 10-10 मिलेंगे, क्लास में 20 बच्चे हैं तो सबको 20 मिलेंगे, क्लास में 30 बच्चे हैं तो सबको 30 मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, यानी x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 900 होगा, 900 होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो 30, 900 का रूट क्या होगा, आप बोलोगे 30 होगा। तो बच्चों की संख्या कितनी है, 30 है, बच्चों की संख्या कितनी है, 30। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है सवाल में कि चॉकलेट, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही है, तो अब बेटा क्या मिल रही है, 30 बच्चों को, मतलब एक बच्चे को 30 चॉकलेट मिल रही है, संख्या कितनी है, 30 है, तो चॉकलेट बांटी कितनी गई, 30 × 2 कर दो, 30 × 2 बराबर 60, यानी एक बच्चे को 60 चॉकलेट दी जा रही है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 अगर सही करेंगे तो इसमें चॉकलेटों की संख्या एक बच्चे के हिसाब से 60 होगी और बच्चों की संख्या 30 होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सवाल के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे, बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई, यानी 10 क्लास में 10 बच्चे हैं या कोई ग्रुप में 10 बच्चे हैं जिसमें 10 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिले, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, बेसिक तरीका, कि मान लो कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की y, तो x + y बराबर 10 हो गया, यानी कुल मिला के दोनों 10 हैं। अब इनको क्या है, लड़कों को कितनी मिल रही है, 5 मिठाई मिल रही है और लड़कियों को मिल रही है आपकी 6 मिठाई, तो 5x + 6y बराबर 57। आप इसको बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हो, ठीक है, ये तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका ऑप्शन बेस पे। ऑप्शन बेस पे कैसे करेंगे, ऑप्शन बेस दूसरा तरीका, क्या मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या पूछ रहा हूं ना, लड़कों की संख्या कितनी, मैंने ऑप्शन नंबर 1 ही मान लिया 3, ऑप्शन नंबर 1 को मैंने 3 मान लिया, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, गर्ल्स की संख्या कितनी होगी बेटा, 10 है ना टोटल, तो 3 लड़के तो 7 लड़कियां होगी। लड़कों को मिलनी 5 मिठाई, तो लड़कों को 5 मिठाई मिलनी है, एक लड़के को 5 मिलनी, तो टोटल मिठाई कितनी बटेगी लड़कों में, 5 या 15 बटेगी।
लड़कियों को कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। एक लड़की को 6 मिठाई मिल रही है, तो 7 लड़कियों को कितनी मिलेगी? 42 मिलेगी। इनको जोड़ो, क्या वेरीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा? तो 5 और 2 7 और 3 और 1 और 4 5 यानी 57। देखो ये क्या 57 मिठाइयां बन गई टोटल। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3 हो गई। लड़कों की संख्या कितनी? 3। ऑप्शन नंबर 1 ही वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका अगला तरीका और देखो, अगला तरीका क्या हो सकता है कि देखो ये होगा कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे लड़कों को मिल रही है 5 मिठाई, लड़कों को क्या मिल रही है? 5 मिठाई मिल रही है, लड़कियों को मिल रही है 6 मिठाई, 6 मिठाई। इसमें क्या बोला कि कुल बच्चे कितने? 10 हैं, तो मैं इंटू 10 यहाँ करूंगा और इंटू 10 यहाँ करूंगा। ठीक है तो ये कितना हो गया? ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। अब टोटल देखो, यहाँ 50 मिठाई हो गई या 60 मिठाई हो गई। टोटल मिठाई कितनी है? 57 है, तो 57 कर लो। अब इनका निकाल लो अंतर, ये एलिगेशन मेथड है, यानी मिश्रण का मेथड है। ठीक है, तो 60 और 57 के अंदर 3 हो गया और 50 और 57 के अंदर 7 हो गया। यानी ये अनुपात लड़कों और लड़कियों की संख्या का है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है और लड़कों की संख्या कितनी? 3 है। ये आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, बोला एक कक्षा के विद्यार्थी 2,809 रुपए की राशि दान करते हैं। ठीक है, तो यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतनी ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, जितनी ही कक्षा में विद्यार्थी संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन नोट कर लेता हूं, 47, 51, 49 और 53। ठीक है, कुल रुपए दान किए हैं 2,809 दान किए हैं। तो कहने का मतलब कह रहा है कि उसने क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए मतलब दान किए हैं एक बच्चे ने। जैसे मान चलो क्लास में 10 बच्चे, तो पर बच्चे ने 10 रुपए दान किए। क्लास में 15 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने 15 करके ऐसे दान किए। तो उसने हमें बताना कि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखो कहने का मतलब उसने वर्ग निकाला है, ये किसी संख्या का वर्ग है। ये क्या है? किसी संख्या का वर्ग है। अब जो वर्ग निकलेगा, तो वर्ग के जो हमारी जो वर्गमूल संख्या जो होगी 9 लाने के लिए क्या होना चाहिए? या तो 3 होना चाहिए उसके अंत में, या 7 होना चाहिए। 3 3 9, 7 7 49, ये होना चाहिए। समझ रहे बात को? अब लेकिन अब देखो 7 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है ना। और देखो एक तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये संख्या कट जाएगी। इकाई अंक कितना चाहिए? 9 आना चाहिए। 9 में 81, इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 9 में 81 का इकाई अंक कितना है? 1 आया। जिससे इस संख्या से जो भी वर्ग संख्या बनेगी उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये भी संख्या गलत हो गई। अब बचा हमारे पास में क्या? 47 है और ये 53 है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं 50 का स्क्वायर करता हूं तो 25 यानी 2500 होगा। यानी ये संख्या 2500 से बड़ी है। और अगर 47 अगर मैं वेरीफाई करूंगा तो 47 का जो भी स्क्वायर निकलेगा तो 2500 से कम होगी। संख्या जो हमारी क्या 50 से छोटी है, तो 2500 से कम होगा। तो इसको क्या कर देंगे? ये भी इसका हमारा गलत है, ये सही हो जाएगा, इसकी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको और निकालना चाहो तो और निकाल लो। ये तो हमारा ऑप्शन बेस हो गया। लॉजिकली निकालना चाहो तो एक तो हो गया भाग विधि से निकालोगे इसको। ठीक है, बेसिक भाग विधि से निकालोगे। दूसरा क्या है? इसको ऐसे निकाल सकते हो 2809। अब मैं इसका निकालूंगा, क्या होगा? इसका देखो क्या आएगा? 3 आएगा और 7 आएगा। 3 आएगा और 7 आएगा। ठीक है भाई, 3 आएगा 7 आएगा। इस वाले दहाई वाले अंक को छोड़ देंगे, 28 को पकड़ेंगे। 28 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? बट 28 से छोटी अगर मैं पूछूं आपसे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 28 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या? 25 होगी। 25 होगी। अब 25 का रूट कितना? 5 है। 25 का रूट कितना? 5 है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे 5 तो आप लोगे। अब यहाँ बात आ रही है 3 लोगे या 7 लोगे। ठीक है, 3 लोगे या 7 लोगे, ऐसे पता करेंगे। हम कह रहे हैं तो यहाँ तो 5 रहेगा ही रहेगा। अब मैं 28 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या देखूंगा। 28 की अगली पूर्ण संख्या कितनी? 36 होगी। अब मैं ये देखूंगा जो 28 है किसके नजदीक है? 25 के नजदीक है तो मैं 3 लूंगा, और 36 के नजदीक है यानी बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ी संख्या लूंगा। समझ रहे बात है इसको? कि जो हमारी संख्या दे रखी है, अगर छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है तो छोटी संख्या, और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है तो बड़ी संख्या। तो ये क्या हमारे 28 जो है 25 के नजदीक है, छोटी के नजदीक है तो छोटा ही लूंगा, यानी 53 हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये भी काफी अच्छा सवाल है। बोला कि माना पी क्यू आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। जो पी क्यू आर एस है जो हमारी प्राकृतिक धनात्मक संख्या, यानी सभी क्या है? धनात्मक है और प्राकृतिक भी है। ठीक है, उसने ये क्रमागत नहीं बोला। ठीक है, क्रमागत नहीं बोला है, इसमें ध्यान रखना। जिनके केवल 3 गुणनखंडों में
एक और स्वयं भी शामिल है, यानी इसके जो संख्या दे रखी है आपकी चार जो संख्या उनके केवल 3 गुणनखंड हैं, जिसमें से एक तो खुद है और एक है। ठीक है, समझ में आई बात उसको। यदि Q ग्रेटर देन P, यानी क्या बोला, Q ग्रेटर देन P है और दोनों की 2 अंकीय संख्या है तथा R ग्रेटर देन S और है और दोनों 1 अंकीय संख्या है, तो व्यंजक P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S का मान कितना होगा, ये बताना। बहुत आसान सवाल है, देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या हमारी P Q R S, ये हमारी 4 संख्या है, प्राकृतिक धनात्मक संख्या है। ठीक है भाई, इनमें क्या है, क्या बोला गया, Q बड़ा है P से और R बड़ा है S से, R बड़ा है S से, ठीक है, R बड़ा है S से। ठीक है भाई, R बड़ा है S से, ऐसे लिख लो, R बड़ा है S से। ठीक है, R बड़ा है S से, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला, जो संख्या है उनके क्या है, हमारे जो गुणनखंड है वो 3 गुणनखंड है, और 3 गुणनखंड क्या है हमारे, वो एक तो खुद है और एक है, एक अन्य है। तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी हमारी, मान लो देखो, जैसे 4 हो जाएगी, 4 गुणनखंड कितना है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यानी इस संख्या के 3 गुणनखंड है, जिसमें एक तो एक है और एक खुद है, यानी हो गया। 4 का देखें 5 होगा, बेटा 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का देखो 1 और 5 होगा। 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, नहीं ले सकते हैं। 4 का कितना लेंगे, 4 का 5 6 7 को नहीं ले सकते, 7 का खुद और वो हो जाएगा। 8 का कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, ये भी नहीं होगा। 9 को लेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9 को 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ऐसे क्या करेंगे इसको मैं, और देखें 25 ले लो, 25 लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। ठीक है भाई, ऐसे में 49 को लेता हूं तो 1 होगा, 7 होगा और 49 होगा। इसकी अगर अगली कोई संख्या लेते हैं तो वो 100 हो जाएगी। कितनी, 100 हो जाएगी। जैसे इसका 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। 100 नहीं ले सकते ना, 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 100 नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद संख्या एक और आ सकती है, क्या, 11 आएगी, यानी 121 आएगी। यानी ये एक तो 1 से कटेगा, एक 11 से कटेगा और 121 से कटेगा, अगर बोलता है तो आगे। लेकिन क्या बोलती है, ये 3 अंक की संख्या हो गई। ये क्या 3 अंक की संख्या हो गई, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। हम क्या करने वाले इसको, कि देखें कि उसने क्या बोला है कि जो हमारी जो P और Q है, इसको मिटा दो। P और Q है, ये 2 अंक वाली है, ये क्या 2 अंक वाली संख्या है और ये 1 अंक वाली संख्या है। तो देखो अब ये क्या है, ये हमारी RS है, ये हमारी PQ है। ठीक है, अब क्या बोला इसने, Q बड़ा है P से, तो इनमें देखें बड़ा कौन सा है, ये 49 है, तो 49 क्या है हमारा, Q है। तो देखो P बराबर कितना होगा, 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। P छोटा है तो 25 छोटा है, तो 25 P हो गया। Q कितना है, Q की वैल्यू 49 हो गई। ठीक है, दोनों 2 अंक की संख्या है, हो गई। R बड़ा है, S छोटा है, तो बेटा R बड़ा है तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर कितना R बड़ा है, S छोटा, तो R 9 बड़ा है तो 9 हो गया, और S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखो हमें एक प्रत्येक उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो क्या बोला, P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S बताना है। तो P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S बताना है आपको। तो क्या करोगे, P की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 लिखो। माइनस Q की वैल्यू कितनी है, 49 है, तो 49 लिखेंगे। माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 लिखेंगे। माइनस के S की वैल्यू कितनी, 4। अब क्या करेंगे, देखो 25 में से देखो 49 माइनस का 1 माइनस का, तो ये क्या माइनस के 50 हो गया, और माइनस 25 माइनस जब 50 करेंगे तो माइनस के 25 आ जाएगा, अपॉन में 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, काटो से माइनस के 5 हो गया। अब माइनस के 5, अब माइनस के 5 वैल्यू आपको लेके आनी है ऑप्शन के तरीके से। देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में देखें, ऑप्शन नंबर 1 में कि माइनस S माइनस 1, अगर इसको मैं रखता हूं तो S की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो माइनस S करूंगा, माइनस 4 करूंगा, माइनस 1 करूंगा तो बेटा माइनस 5, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आप इसको और भी ऑप्शन चेक कर सकते हो, जैसे S माइनस 1, S माइनस 1 करेंगे तो S की वैल्यू कितनी है, 1 4 है, और 4 से जब 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 नहीं आ रहा, ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे, तीसरे ऑप्शन में देखेंगे 1 माइनस S, यानी 1 में से अगर 4 को माइनस करें तो माइनस 3 आ गया, तो ये माइनस 5 नहीं बन रहा है। अब S प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, तो ऑप्शन में चौथा भी गलत हो गया, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोला? यदि सर योग यदि दो अंकों, योग तो क्या थोड़ा अलग दे दिया है, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यदि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों क्रम बदल दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी आपको बोला गया है कोई दो अंक वाली संख्या है, उसके जो अंक हैं आपस में बदल दिए जाए तो उनका अंतर क्या 36 हो जाता है। तो दिए गए कथन इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है भाई, मैं संख्या ले लूं ए संख्या के अंक क्या ले लूं, ए और बी ले लूं, तो संख्या क्या बनेगी? 10a प्लस के बी बनेगी, यानी ये दहाई हो गया, इकाई हो गया। अगर मैं इनको पलट दूं तो अंतर कितना आता है? 10b प्लस के ए, ये तो पलट दिया तो अंतर कितना 36 हो जाता है, कितना 36 हो जाता है। ठीक है भाई ये हमारे क्या है 10a प्लस बी हमारी पहली मूल संख्या हुई, और मूल संख्या पलटे गए अंकों को संख्या को मैं घटाऊंगा तो 36 आ गया, सवाल कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या देखो 10a प्लस के बी माइनस के 10b और माइनस के ए बराबर 36 हो गया। तो देखो 10 में से 9 एक जगह तो 9a माइनस के, ये प्लस का है ये माइनस का, 10 में से जब एक जाएगा तो 9b बराबर कितना 36 हो गया। मैं क्या 9 कॉमन ले लूंगा तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो 9 से काटे 9 से 36, यानी a माइनस बी कितना है 4 है। अब देखो संख्या हमारी कौन सी है? संख्या हमारी जो भी संख्या होगी वो क्या होगी हमारी, उनका अंतर कितना 4 होगा। अंतर कितना होगा 4, उनके अंकों का अंतर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, बात है समझ में। हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ले लेंगे तो जैसे क्या ले सकता हूं मैं 9, अगर मैं दहाई को 9 मानूं तो इकाई कितना 4 हो जाएगा भाई, सॉरी 5 हो जाएगा, 95 हो जाएगा ना, 95 की बजाय तो 4 का अंतर आएगा। और कौन संख्या बन सकती है? संख्या बन सकती है 8 को लूंगा मैं तो 4 हो 84 हो जाएगा। इसका 7 अगर दहाई लेता हूं तो 3 हो जाएगा, है ना, इकाई 3 हो जाएगा, 4 का अंतर चाहिए मुझे। इसको मैं 5 लेता हूं तो ये 1 हो जाएगा। अब कोई और संख्या नहीं बनेगी जो इनका अंतर 4 करे। अगर मैं 4 को लेता हूं तो 0 40 हो जाएगा। हाँ ये भी बन सकता है, 4 को लेता हूं तो 0 40 हो जाएगा, ये संख्या बन सकती है। ठीक है भाई, अब देखो इसको उल्टा करेंगे तो 59 हो गया, 59 है ना, इसको उल्टा करेंगे तो 59 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 48 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 37 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 04 हो जाएगा। अगर मैं इनके अंतर निकालता हूं, इसका अंतर कितना है 15 से 9 गया 6, या कितना बचा 8, 8 से 5 का 3, 36 हो गया। ऐसे इसका अंतर कितना 36 आएगा, ऐसे इसका अंतर कितना आएगा 36 आएगा, सभी का अंतर कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, अब हम क्या है कथन देखेंगे। ठीक है, कथन देखेंगे। अब हमारे पास जितनी संभावित संख्याएं थी वो हो चुकी हैं सारी। बोला कथन नंबर 1 में बोला कि अंकों का अंतर 4 है। बेटा अंकों का अंतर 4 है, ऑप्शन पहला जो है हमारा कथन सही है, कथन पहला सही है, पहला कथन हमारा सही है। ठीक है भाई, दूसरे कथन में बोला है संख्या 84 हो सकती है, संख्या 84 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन बोला संख्या सदैव एक भाज्य संख्या होगी, संख्या सदैव एक भाज्य संख्या होगी। तो देखो देखेंगे कि 95 और 59 में एक संख्या हमारी क्या भाज्य है, एक संख्या हमारी भाज्य है। 48 और 84 में एक संख्या हमारी भाज्य है। ठीक है, 37 और 73 कोई भी भाज्य नहीं है, ना ये भाज्य है ना ये भाज्य है। तो क्या तीसरा कथन क्या हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरे में देखो दूसरा तीसरा सही है, पर दूसरा तीसरा नहीं सही है, पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा किसमें, चौथे में। ऑप्शन नंबर क्या है, चौथे में क्या दे रखा है, पहला तथा दूसरा कथन। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे इसको, 400 से 700 तक यानी 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, उनमें 6 जो है 2 बार आना चाहिए, 3 बार नहीं आना चाहिए। सवाल का कहने का मतलब यह है। तो कितनी संख्या है, तो देखो 6 जो है 3 तरीके से संख्या मतलब एंटर करेगा। कैसे करेगा कि एक साथ करेगा, मतलब एक साथ करेगा 6 है ना, यहाँ एक अंक खाली रहेगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे फिर पीछे 6 काउंट करेगा, यहाँ एक अंक खाली रहेगा। ऐसे क्या दाएं बाएं करेगा, बीच में एक अंक खाली रहेगा, है ना, ऐसे करेगा। तो क्या करेंगे इसको कि जब 6 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या चीज आ सकती है,
देखो 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7, 8, 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, 0 यहाँ पे ले लिए। लेकिन हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए। अगर 6 लगा दूंगा तो 666 हो जाएगा, 666 हमें नहीं लेना, तो 6 नहीं आएगा। तो कितने अंक आ सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आएंगे, 9 अंक आएंगे। ठीक है, इसके लिए ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ करेंगे तो 400 से कितना चाहिए, 700 के बीच में। तो क्या 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हमें 6 नहीं ले सकते, तो यहाँ कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। ठीक है, 2 अंक, दो मतलब 2 संख्या बनेंगे। ऐसे इसको मैं यहाँ बीच में, अगर बीच वाले पद को पता करूंगा तो देखो 0 ले लेंगे, है ना, फिर 1 ले लेंगे, ऐसे करके पूरा ये वाली चीज रहेगी। तो ऐसे क्या इसका टोटल 9 आ जाएगा। तो बेटा टोटल जो नंबर बनेगा कितना बनेगा, 9 और 2 11 और 9 20। 9 प्लस के 2 प्लस के 9 बराबर कितना, 20 अंक बनेंगे। 20 अंक कैसे होंगे, जिनमें डबल 6 आ रहा होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपए की राशि दान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी में उतने ही रुपए दान किए हों जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। बहुत आसान सवाल है ये। क्या वर्ग, इसका रूट निकालना है, कहने मतलब क्या, इसका रूट निकालना। तो कैसे निकालोगे कि देखो 2209 है हमारा। ठीक है भाई, 2209 है। ऑप्शन कितना, 49 है ना, 53 है, 51 है और 47 है। ऑप्शन से भी तोड़ दोगे, से रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रूट निकाल लेना, मैं ऑप्शन से तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो 9 इकाई अंक है, तो क्या आना चाहिए उस मूल संख्या के अंत में, क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, मूल संख्या के अंत में कितना होगा, 3 होगा या 7 होगा। जिस संख्या के अंत में 3 और 7 नहीं, उसे काट दो। देखो 49 को काट दो और 51 को काट दो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये 2200 कुछ है, 2200 कुछ है। और 53 को अगर देखता हूं तो 25 यानी 50 से ऊपर संख्या, 50 से जब ऊपर संख्या हमारी है तो उसका जो वर्ग है वो 2500 प्लस चलेगा। तो 2500 प्लस तो नहीं, 2500 से कम है तो ये भी गलत हो जाए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सॉरी 17। ये कितना छोटा हो गया। अच्छा ये सवाल है, ये बहुत ही मजेदार सवाल है भाई, बहुत मजेदार। ठीक है, इसको समझेंगे। ठीक है, कैसे करना है, काफी मजा आने वाले सवाल में। ये क्या सांख्यिकी वाला ऐसा कुछ सवाल है, सांख्यिकी जो समांतर माध्य वाला, जो इसको बोलते हैं मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका सवाल है। देखिए क्या करेंगे इसको, सांख्यिकी समांतर माध्य, ये आपकी जो स्टैटिक जो मैथ होती है उसका सवाल, मेंसुरेशन स्टैटिक जो मैथ होती है। ठीक है, तो देखो यदि क्वेश्चन केवल यदि भार संगत संख्याएं, इसमें संख्याएं बोला है, संख्याएं। ठीक है, कोई बात नहीं, संख्याएं हैं जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या को भारित समांतर माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या को भारित समांतर माध्य ज्ञात करें। तो इसको करने के लिए पहले कंसेप्ट समझिए। संख्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई मैंने एक संख्या ली, वो कितनी ली, एक बार ली। कितनी ली, एक बार ली। अगर मैं 1 ले रहा हूं तो एक बार ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं तो वो 2 बार ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं तो मैं 1 बार ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं तो वो 2 बार ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं तो मैं 3 बार ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं तो वो 4 बार ले रहा हूं। ठीक है, जैसे ऐसे करूंगा तो डॉट 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 एन लूंगा तो वो एन बार लूंगा, एन लूंगा तो वो मैं एन बार लूंगा। ठीक है, अगर मैं इनका क्या निकालना है, योगफल तो निकालना, समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य क्या होता है, औसत का ही फॉर्मेट होता है। तो औसत का फॉर्मेट क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनको जब जोड़ेंगे पदों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, पदों का योगफल निकालेंगे, अपॉन में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये एक संख्या एक बार थी, 2 संख्या 2 बार थी, 3 संख्या 3 बार थी, यानी एक संख्या यहाँ है, 2 संख्या यहाँ पे थी, 3 संख्या यहाँ पे थी, प्लस डॉट 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 एन संख्या प्लस एन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर दिख रहा है ना आपको। तो क्या लिखोगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन। ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना। अब ये देखो ऊपर क्या वर्गों का योग है, नीचे अंकों का योग है। वर्गों का योग कैसे लिखते हो आप, वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला क्या है, वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला है हमारा कि n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अपॉन, ये तो इसके लिए वैल्यू हो गई। अपॉन में कितना है, ये क्या होता है n और n प्लस 1 अपॉन 2 होता है हमारा, अपॉन
2 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये बात आई समझ में, ये हमारा क्या फॉर्मूला लग चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n क्या है हमारा, n ही है, और यहाँ पे भी n क्या है हमारा, ये भी n ही है, तो ये क्या सीधा सीधा फॉर्मूला यही रहेगा। तो क्या करेंगे इसको, ये वाली चीज क्या ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाली चीज क्या, ये दो जो है ऊपर पहुंच जाएगा ना। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रही है, इसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब अच्छा इसके नीचे क्या, एक और इसके नीचे क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या 6 होता है, ठीक है भाई, 6 हो गया। अब इसके नीचे क्या, देखो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, ये वाली तो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इस वाली के लिए क्या करेंगे कि n प्लस के सॉरी n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है भाई। बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा करेंगे इसको, तो देखो n प्लस 1 और 2n प्लस के 1 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में 6 इंटू n और n प्लस के 1, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 तिया 6 हो गया, n से n खत्म हुआ और n प्लस 1 से n प्लस 1 खत्म हुआ, तो क्या है हमारा 2n प्लस के 1 अपॉन में 3, ये चीज हमारी यहां आ गई, ठीक है। 2n प्लस 1 अपॉन 3 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है, इस टाइप का और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, यानी इस टाइप का और इस चैप्टर का यानी संख्या पद्धति का समापन हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन का संख्या पद्धति का समापन हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि छात्र क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बोला छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 टॉफियां हैं, तीसरे के पास 6 टॉफियां हैं, और इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफियों की कुल संख्या को खालिस्तान से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या करेंगे, और ये क्या देखो, पहले के पास 2 टॉफियां हैं, ठीक है, दूसरे के पास कितनी है 4 टॉफियां हैं, तीसरे के पास कितनी है 6 टॉफियां हैं। ऐसे करेंगे तो सबके पास मतलब लास्ट वाले के पास कितनी हो जाएंगी, लास्ट वाले के पास 25 दूनी 50, यानी 25 छात्र है तो 50 टॉफियां हो गई, ठीक है, 50 टॉफियां हो गई। अब यहाँ पे छात्र कितने हैं, छात्र कितने आपके, छात्र हैं आपके 25 हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ के मुझे देखो क्या बोला है कि कुल संख्या है, तो टॉफियों की कुल संख्या किससे डिवाइड होंगी, टॉफियों की कुल संख्या किससे डिवाइड होंगी, तो इनका टोटल निकालना है। तो टोटल क्या करेंगे कि इनका जो प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी 2 प्लस के 52, ठीक है, अपॉन 2, और इसके जो पद हैं वो कितने 25 है तो इंटू 25 करेंगे, और ये इसका जो टॉफियों की टोटल संख्या निकलेगी तो कितना हो जाएगा कि 50 और 2 52 प्लस इंटू 25 अपॉन के 2 से काटे इसको 26 बार, ठीक है, कितना 26 इंटू 25। अब ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या किससे कटेगी, तो कोई ये संख्या कटेगी 2 से कटेगी, 13 से कटेगी और 5 से कटेगी, ठीक है। 26 से तो कटी जाएगी, फिर 25 से कट जाएगी, तो संख्या क्या 2 3 15 5 से कटेगी। तो ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन इन तीनों में से कोई दो संख्या, दो संख्या ऑप्शन दे रखे ना, तो क्या बोला देखो 5 और 7, 5 तो है ऑप्शन में, 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 में 5 और 13, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 5 और 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल आपका दूसरा चैप्टर चलेगा लासा मासा, ये जो किताब है आपकी चैप्टर वाइज चलने वाली, ठीक है, लासा मासा चलेगा, जिसमें आपको शाम को 8 बजे रेडी रहना है, सभी को तैयार रहना है। तो मिलते हैं एक खास अगली क्लास के साथ में, बहुत अच्छे कंसेप्ट साथ रहेगा, एलसीएम और लासा मासा जो भी कुछ है उसका महत्तम सांप्रतम जो भी कुछ है सारा कुछ उसकी हिस्ट्री निकालेंगे उसकी कल, और अगली क्लास में बहुत जानदार क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करें, इसमें कमेंट जरूर करें कि बेटा क्लास कैसी लगी, क्लास में यहाँ तक आ चुके तो बेटा कमेंट करके जरूर जाना होगा, ठीक है, क्लास कैसी लगी। उसके बाद में आपको क्या है, कल तैयार रहना, शाम को 8 बजे लासा मासा करने वाले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।